हेलो एवरीवन। अब मैं आपको पूरी तरह से आहार नाल तो मैं ख़त्म कर चुकी थी। आहार नाल में आपको मैंने बहुत विस्तार से बहुत कुछ बताया। उसमें आपको कोई भी दिक्कत या डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि क्या आपको दिक्कत कहीं आ रही है या फिर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप उस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं सबका आपका निवारण करूँगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट और आपको बताया था इसके नेक्स्ट क्लास जब मैं करा रही थी पहला क्लास, इसके पिछले क्लास तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कि आपको आपका नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है ना, आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है और आपके भी एग्जाम में बार बार पूछता है। ये चाहे वो सब्जेक्टिव पूछे या फिर ऑब्जेक्टिव पूछे, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इस जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ अभी के लेक्चर में, ये आपको कभी कभी पूछता है ना लाइन बाय लाइन, यानी कि कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या फिर इसको बढ़ते क्रम से सजाइए या फिर इसको घटते क्रम से यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा सब क्या होता है नहीं होता है। सबसे पहले हमने क्या किया बाबू, हमने आहार नाम सबसे पहला भाग क्या पढ़ा, मुख गुहा। मुख गुहा में हमने भोजन क्या किया, मुख गुहा में मैंने भोजन को लाड़ में लपेटा, उसका थोड़ा सा उसको क्या किया, भोजन को कूटा यानी कि कूचा चबाया, चबा करके उसमें लाड़ मिला करके भोजन को धकेल दिया। किधर धकेला, अंदर की तरह यानी निगल गया। मैं भोजन क्या की, भोजन को चबाई, उसमें लाड़ को मिलाई और मिला करके भोजन क्या किया, अपने मुख गुहा में अंदर ग्रस नली में मैं ग्रस नली के द्वारा पेट में उसमें निगल गई। यानी कि आपका पहला भाग क्या होता है, मनुष्य में पाचन की जो क्रिया होती है ना वो 5 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरण में पूर्ण होती है, 5 चरणों में पूर्ण होती है। और मैंने आपको आहार नाल पूरी तरह से पढ़ा दिया। देखिए मैं ये जो पार्ट अभी आज पढ़ाने वाली हूँ ना बाबू, अभी पढ़ाने वाली हूँ आपको, ये पार्ट मैं आपको अगर फर्स्ट दिन बता देती ना तो आपका दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता कि मिस क्या बता रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं इस पार्ट को पहले आपका आहार नाल बताएं कि आहार नाल क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता, सारी बात मैंने आहार नाल की एक बात एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। उसके बाद मैं इस पॉइंट पे आ रही हूँ कि मानव में जो पाचन होती है वो 5 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है। सबसे पहले आप क्या किए, भोजन खाए यहाँ से मुख गुहा में, मुख गुहा के बाद भोजन निगल गए यानी कि निगल द्वार द्वारा भोजन कहाँ आ गया, आपका आमाशय में आपके छोटी आंत में, आमाशय में और छोटी आंत में आपके मुख गुहा में क्या हुआ, फिर भोजन का पाचन हुआ। क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ। फिर आपके छोटी आंत में क्या हुआ, कोशिकाओं के द्वारा भोजन का अवशोषण हुआ था, बताया था ना आपको, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण हुआ। फिर आपके भोज्य पदार्थ में जो भी आपके पदार्थ बने थे, जो आपके लिए प्रोटीन कुछ बने, कुछ कार्बोहाइड्रेट बने, कुछ स्टार्च बने, कुछ वसा बने, जो भी प्रोटीन या वाली पदार्थ, जो भी जितने पदार्थ आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है जो बने थे, जिससे आपको ऊर्जा मिलती थी, तो ऊर्जा के रूप में जो भोजन से आप प्राप्त किए, जो सोखने के बाद जैसे भोजन का अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद आपके भोजन में जो ऊर्जा के रूप में पदार्थ प्राप्त हुए उसी पदार्थ को हम कहते हैं स्वांगीकरण। यानी कि आपके उसके बाद क्या हुआ, आपका भोजन का स्वांगीकरण हुआ। और उसके बाद आपके पचे हुए भोज्य पदार्थ के बाद भोजन जब पच गया, पचने के दौरान आपके बॉडी में कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बने थे, उस अपशिष्ट पदार्थ का आपके बॉडी से मल परित्यागकरण के द्वारा शरीर से बाहर निकलने की क्रिया बहिष्करण कहलाई। इस प्रकार हमने देखा कि हमने जो भोजन किया, हमारे द्वारा किए गए भोजन 5 चरणों में टूटा। पहले भोजन को मैंने निगला यानी क्या हुआ, अंतः ग्रहण किया। फिर भोजन का पाचन हुआ यानी कि मैंने रोटी को खाया था, अब रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर क्या किया, मैंने भोजन का पाचन किया। पाचन करने के बाद भोजन का अवशोषण हुआ। क्या हुआ, भोजन का अवशोषण हुआ, मतलब कि भोजन में से जो भी इंपॉर्टेंट पदार्थ था उसको क्या किया, कोशिका ने सोख लिया, चूस लिया। और चूसने के बाद आपके बॉडी में जो भी ऊर्जा का जो पदार्थ बना था उस ऊर्जा वाले पदार्थ को जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ आपके बॉडी में पूरी तरह वितरित कर दिया। ठीक है। तो जो ऊर्जा वाला पदार्थ बना से हम बोलेंगे क्या, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद आपके पचे हुए भोज्य पदार्थ में कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी बने थे। अब भोजन के पचने के पश्चात क्या बने थे, आपके बॉडी में अवशिष्ट पदार्थ भी बने थे। उस अवशिष्ट पदार्थ का क्या हुआ, अब उसका बहिष्करण भी हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि मानव में भोजन में जो पाचन क्रिया हुई वो 5 चरणों में पूर्ण हुई। वही बात हमने यहाँ पे आपको लिखवाए हैं, जो बताए हैं आपको बातें, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखवा दी है। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि अंतः ग्रहण, इंजेक्शन, मतलब कि भोजन को निगलने की क्रिया। आप अपने भोजन को
निगले थे मुंह के द्वारा ही ना, मुंह में भोजन को चिबाए थे, लाड़ को सौने थे और सौने के बाद क्या किया, भोजन को निगल द्वारा, यही आपका ग्रस नली के द्वारा आप भोजन कहाँ कर गए, पेट में निगल गए। तो निगले उसके बाद क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ, यानी कि भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटा था। जो भी आप भोज्य पदार्थ खाए थे उससे क्या हुआ, आपका भोजन छोटे छोटे सरल पदार्थों में क्या हुआ। अब जैसे आप रोटी खाएं, अब रोटी ऐसा नहीं ना है कि रोटी आप मुंह में चिबाएं, मुंह में चिबाने के बाद उसका पाचन आपका आमाशय में हुआ, आमाशय के बाद आपका क्या हुआ, आपका डेडुनम में हुआ, मतलब छोटी आंत में हुआ, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में हुआ, फिर ना आपका जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर आपका अवशिष्ट पदार्थ जो आपका बना वो क्या हुआ, आपका बॉडी रेक्टम के द्वारा, मलाशय के द्वारा होते हुए एनस के द्वारा बाहर निकला था। देख रहे हो ना। तो आपका पाचन क्या होता है, भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे सरल पदार्थ में टूटना क्या कहलाती है, आपका पाचन यानी कि डाइजेशन कहलाती है। ठीक है, ये बात समझ गए आप दोनों, अंतःग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया, जब छोटी आंत बताए थे तो यहाँ पे क्या देखा हमने, भोजन का अवशोषण हो रहा है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो रहा है। छोटी आंत में भोज्य पदार्थ से जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, स्टार्च का हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। लेकिन वहीं पे जो आपके जल का अवशोषण कहाँ पे हो रहा है, बड़ी आंत में। हमने तो सब बताया, बातें आपको बता दी है इसके पहले लेक्चर में। तो क्या हमने दिखाया आपका कि अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, यानी पचे हुए भोज्य पदार्थों को कोशिकाओं जब सोख लेती है, जो अभी आपके बॉडी में भोजन तो पच गया, छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन क्या हुआ, आपका पच गया था। अब पचने के बाद आपकी छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में अंगुली के समान, छोटी छोटी अंगुली के समान विलाई जिसकी संरचना थी, छोटी छोटी अंगुली के समान जो संरचना थी उसे हमने क्या कहा था, विलाई कहा था। वही विलाई क्या किया, उसी विलाई की जो कोशिकाएं थी वो आपके पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा नहीं, यहाँ पे क्या देखिए, पचे हुए भोज्य पदार्थों की कोशिकाएं जब सोख लेती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और उसके दौरान आपके बॉडी में कोशिकाएं क्या की, पचे हुए भोज्य पदार्थों से आपके जो भी अच्छे पदार्थ था उसको सोख ली और सोख करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर ली, सोख ली, सोखने में क्या किए, उसे ऊर्जा प्राप्त कर ली, यानी कि स्वांगीकरण कर ली, यानी कि एसिमिलेशन, यानी कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। यानी कि मान चलिए आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में आप पेट्रोल डाल दिए, तो अभी आपका गाड़ी से, आपके पास भी गाड़ी है, वो गाड़ी का चल नहीं रहा है तो आप जैसे आप वही गाड़ी, आप इंसान है, वो जो गाड़ी है ना वही आप अपने आप को समझिए कि आप इंसान है, आप ही गाड़ी हो। आपको अगर भोजन नहीं दिया जाए बाबू तो क्या आपको ऊर्जा मिलेगी, क्या आप कोई भी काम करोगे ढंग से, नहीं करोगे ना। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। आपको जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो क्या गाड़ी चलेगी, गाड़ी में ऊर्जा रहेगी, नहीं रहेगी ना, गाड़ी वर्क ही नहीं करेगा, गाड़ी काम ही नहीं करेगा, गाड़ी चलेगा ही नहीं। गाड़ी में पेट्रोल के साथ साथ उसमें समय समय पर उसमें ग्रीस डालते हैं, उसके अलावा बहुत सारे पार्ट हम गाड़ी में क्या करते रहते हैं, डालते रहते हैं, जिससे आपका गाड़ी क्या करे, आसानी से मूव ऑन कर सके, मतलब आसानी से मूव करती रहे। ठीक है ना। उसी प्रकार इंसान को भी अपना कोई भी काम करने के लिए इंसान में ऊर्जा की काफी जरूरत है। तो आप सबसे पहले भोजन को अपने अंदर लीजिएगा, यानी कि अंतःग्रहण कीजिएगा, तो भोजन को निगलिएगा। अब निगलने के बाद क्या कीजिएगा, आपके भोजन का छोटे छोटे सरल अणु, भोजन आपका जो भोजन है वो छोटे छोटे सरल अणु में टूटेंगे, यानी कि भोजन का क्या होगा, आपका पाचन होगा। पाचन करने के बाद आपके भोज्य पदार्थ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज बने, कुछ आपका इंपॉर्टेंट चीज भी बना था और कुछ आपका अवशिष्ट पदार्थ बना था। तो जो भोजन में जो इंपॉर्टेंट चीज बने थे उसको कोशिकाएं क्या कर ली, अवशोषित कर ली। अवशोषित करने के बाद उस इंपॉर्टेंट जो पदार्थ आपकी बॉडी में आपको जो कोशिकाएं ने अवशोषित की है उसे क्या कर ली, उसे ऊर्जा के रूप में पूरे बॉडी में वितरित कर दी, उसे ऊर्जा के रूप में क्या कर दी, पूरे बॉडी में वितरित कर दी, चारों बगल फैला दी। इससे आपको क्या मिल गया, आपको तो ऊर्जा मिल गया, लेकिन आपको भोजन जब पाचन हो रहा था तो उस दौरान आपकी बॉडी में कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी बने थे। उस अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना भी तो जरूरी है ना बाबू। तो वही अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे हम कहते हैं बहिष्करण कहते हैं, या फिर यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मल परित्याग, यानी कि डिफेक्शन। पाचन के बाद अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाती है, मल परित्याग, यानी कि डिफेक्शन कहलाती है। इतना बात आप अच्छी तरह से समझ गए। यानी कि यही 5 चरणों में हमने पूरे आहार नाल को लिटा दिया।
पूरे आहार नाल को हमने इसी 5 चरणों में क्या कर दिया, निपटा दिया। इस आपको आहार नाल को पढ़ाए बिना मैं सब बातें बताती ना तो आपको समझ में नहीं आती, लेकिन इस बात को मैंने क्या किया, पहले आपको पूरा आहार नाल को निपटाया, उसके बाद मैंने सारी बात को एक एक करके समझाई बाबू। तो आई होप बाबू आपको इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन हाँ, इसके बावजूद भी मैंने इतना अच्छा से बताने के बावजूद बाबू अगर आपको किसी पॉइंट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है बाबू तो आप हमसे बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ मिस या फिर मैम आपको हमको इस चीज में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, आप हमको इसका प्रॉब्लम बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने आपको समझा दी। उसके बाद आप लोग सुनते होंगे एक बात और, जैसे देखते होंगे आपके मूत्र जो होता है ना, पेशाब मतलब मूत्र का जो पीला रंग होता है, क्वेश्चन पूछता है आपके मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। किसी कारण होता है, यूरोक्रोम, यानी मूत्र का इंग्लिश नाम क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है यूरिन, और यूरिन से क्या बनता है आपका यूरोक्रोम। यानी क्वेश्चन पूछता है कि मूत्र का पीला रंग किसके वजह से, तो यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। वही पूछता है कि आपके लेट्रिन जो होती है उसका पीला रंग किसकी वजह से, तो बिलुब्रीन की वजह से। याद रखिएगा पॉइंट, ये जो लेट्रिन होती है वो लेट्रिन का पीला रंग किसकी वजह से, बिलुब्रीन की वजह से। यह बिलुब्रीन जो होता है वह कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, तो क्वेश्चन पूछता है जो बिलुब्रीन होता है ना ये आपके यकृत में बनता है। जो यकृत होता है वही बिलुब्रीन जैसे पदार्थ का निर्माण करता है, यानी ये बिलुब्रीन बनाता है। और जब भोजन आपका पच जाएगा ना, आपके जब भोजन का पाचन हो जाएगा और जब भोजन आपका बड़ी आंत में जाएगा तो वहाँ पे यकृत क्या करता है, थोड़ी सी बिलुब्रीन आपको आपके पचे हुए जो भोज्य पदार्थ है उसमें बिलुब्रीन को मिला देता है, जिसकी वजह से आपके लेट्रिन जो होता है उसका रंग क्या होता है, पीला हो जाता है। किसकी वजह से, बिलुब्रीन की वजह से। यदि आपके यकृत पगला जाए यानी कि यकृत आपके बॉडी में बिलुब्रीन की मात्रा को बढ़ा दे, ज़्यादा मात्रा में बिलुब्रीन आपके भोज्य पदार्थ में मिला दे तो आपका पूरा बॉडी पीला पड़ जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि इंसान को पीलिया हो गया है, यानी कि पीलिया रोग हो गया है, उसको सारा बॉडी में पूरा पीला पीला पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो यकृत को पगलाना नहीं है, यकृत जितना आराम से काम करे उतना ही आपके लिए सही है। तो यकृत में क्वेश्चन पूछता है कि जो बिलुब्रीन है यह बनाता कौन है, तो यकृत बनाता है। कौन बनाता है, यकृत। और बिलुब्रीन का काम क्या होता है, इसी के कारण जो होता है ना बाबू आपके लेट्रिन का रंग पीला होता है। समझ गए। एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपके बॉडी में बिलुब्रीन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो आपके बॉडी में बिलुब्रीन की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको पीलिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको पीलिया रोग हो जाएगा, आपका पूरा बॉडी पीला पड़ जाएगा। कैसा पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। तो आई होप बाबू जितनी बातें मैंने आपको समझाई ये सारी बातें आपको लाइन बाय लाइन काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आपको होती है, कोई परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात आप समझ गए। उसमें एक और बात पूछता है बाबू, जो आपके लैट्रिन में जो गंध होती है, यहाँ पे यही आपके जो मल में बदबू होती है किसकी वजह से होती है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार कि मल में जो बदबू होती है वह इंडोल व एस्केटोल, हाँ इंडोल और एस्केटोल नामक पदार्थ के कारण होता है। लेट्रिन का जो पीला रंग होता है वह बिलुब्रीन के कारण होता है, लेकिन वहीं पे इसमें जो बदबू होती है यानी जो गंध होती है, महक होती है, वह इंडोल और एस्केटोल नामक पदार्थ के कारण होती है। तो ये यहाँ तक आपका पूरा बात मैंने आहार नाल यानी कि क्लास 10th चैप्टर 1 बायोलॉजी मैंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुई होगी। अगर कोई डाउट कहीं से भी कोई डाउट आपको अगर हो रही है तो आप बेहिचक हमसे कमेंट में सारी बातें पूछ सकते हैं बाबू। इसमें एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था, मैंने कल बुक को मैं जब पढ़ रही थी तो हमने बुक में अभी ऐसे वहाँ यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपके बुक में दिया है और उससे क्वेश्चन भी पूछता है। तो वहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दिया था, ग्रसनी। क्या छोड़ा था बाबू, ग्रसनी। आपकी ग्रसनी में ना 2 छिद्र होते हैं, यही आपका ग्रसनी है, ये पूरा पार्ट क्या है आपका, ग्रसनी है। ठीक है ना, इसी ग्रसनी में ना 2 छिद्र होती है, एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के ग्रसनी में कितने छिद्र, तो 2 छिद्र। कौन कौन, पहला निगल द्वार, दूसरा होता है कंठ द्वार। निगल द्वार द्वारा आपका भोजन मुख गुहा के द्वारा आमाशय में जाता है। निगल द्वार द्वारा जो भोजन होता है आपका मुख गुहा के द्वारा आमाशय में जाता है, लेकिन कंठ द्वार जो होता है वह उसके द्वारा आपका जो नाक से जो आप हवा लेते हो अंदर, तो नाक से
जो आप हवा लेते हो अंदर, अंदर जो हवा जाता है आपके फेफड़े में, वो कंठ द्वार के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? आपका कंठ द्वार के द्वारा। तो ग्रसनी में 2 छिद्र होती है। पहला निगल द्वार, निगल द्वार के द्वारा भोजन आपके आमाशय में जाता है, और दूसरा होता है कंठ द्वार। कंठ द्वार के द्वारा आपका हवा जो होती है वो फेफड़ा में जाती है। ये बात समझ गए आप? क्या जाती है? कंठ द्वार के द्वारा जो हवा होती है वह फेफड़ा में जाती है। कभी कभी आपने गौर किया होगा बाबू कि आप कभी खाना खा रहे हो और आपका खाना मतलब आपको सड़क जाए, अचानक आपको खांसी उखड़े और आपका जो भात है ना वो मुंह के अलावा नाक में घुस जाए, तो वहां पे क्या होती है? आपके जो कंठ द्वार होती है ना बाबू, कंठ द्वार पे, इस यहाँ पे आपका कंठ द्वार है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 2 छिद्र होती है, 2 छिद्र होती है। एक यहाँ पे से ये भी छिद्र होता है। तो एक छिद्र जो होता है ना आपका फेफड़ा में जाता है, और दूसरा छिद्र कहाँ जाता है? आपके आमाशय में। तो देखिए जो फेफड़ा वाला छिद्र होता है ना, दोनों का एक ही पाइप है। पाइप क्या है आपकी बॉडी में? जो ग्रसनी है ना, पाइप एक ही है, लेकिन इस पाइप में 2 होल है। एक होल है आपका निगल द्वार का, जो भोजन को आमाशय में भेजता है। एक पाइप है आपका कंठ द्वार का, जो आपके नाक से ली हुई हवा को आपके फेफड़ा में भेजता है। तो इसमें फेफड़ा में ना बाबू, फेफड़ा में जो कंठ द्वार है, कंठ द्वार के ऊपर एगो एपिग्लोटिक्स नाम का एक आपका बनाया रहता है स्विच की तरह। एपिग्लोटिक्स नाम का एक स्विच बनाई रहती है। जब आप खाना खाओगे ना तो क्या होगा? आपका एपिग्लोटिक्स बंद हो जाएगा। खाना खाने के दौरान आपका एपिग्लोटिक्स बंद हो जाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका जो भोजन होगा वह सीधे निगल द्वार में जाएगा। और गलती से भी आपका भोजन यदि आप खाना खा रहे हो और ज्यादा बोल रहे हो, खाना खा रहे हो मतलब खाने के साथ साथ आप सांस तो ले ही रहे हो, और उसमें ज्यादा बचा किए हो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तो उसमें देखते होगे आप बोलने के दौरान आपको बहुत जैसे सड़गन हो जाती है, मतलब बहुत जैसे सड़कती है। सड़कने के बाद आप देखते होंगे कि खाना आप मुंह में खा रहे हो और आपको खाना नाक में निकल रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है? आपकी जो एपिग्लोटिक्स होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ देर के लिए समझ में नहीं आता है कि आप मुंह में हवा ला रहे हो, खाना ला रहे हो। आप खाना भी खा रहे हो और क्या कर रहे हो? हाँ, सांस भी ले रहे हो, पूरा एकदम तेजी में सांस ले रहे हो और खाना भी खा रहे हो बहुत तेजी में। तो इसीलिए खाना क्या किया जाता है बाबू? खाना को बहुत आराम से खाइए, क्योंकि आपके बॉडी में जो आपके जो मुंह में होता है, ये जो आपका ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। एक होता है भोजन को अंदर जाने वाला, एक होता है हवा को अंदर जाने वाला। गलती से भी आपका जो भोजन है फेफड़ा वाला यानी कि कंठ द्वार में गया तो क्या होगा? आपको काफी जोर से सड़क आएगी, और सड़कने के बाद आपका दिमाग पे साफा चढ़ जाता है। कभी कभी किसी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, बस सड़ जाएगा ना बाबू, तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए जब भी आप खाना खाएं बाबू तो काफी आराम से और ध्यान से खाएं, ठीक है ना। तो यही होता है, क्वेश्चन पूछता है कि कंठ द्वार के ऊपर कौन सी स्विच लगी होती है? तो उसको बोलते हैं हम एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। इसका काम क्या होता है? जब भोजन कीजिएगा ना, जब आपका भोजन आपका मुख गुहा के द्वारा निगल द्वार में जब जाएगी तो ये एपिग्लोटिक्स क्या हो जाएगी? अपने जो इंड है यानी कि कंठ द्वार है उसको क्या कर लेगी? थोड़ा देर के लिए ढक देगी, जिसकी वजह से भोजन आपका कंठ द्वार में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा पार्ट आप अच्छी तरह से समझ गए। अब यहाँ पे आपका खत्म होता है क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 पूरी तरह से खत्म होता है बाबू। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए, थैंक यू।